पहली बूंद जब टपकती है तो सूखी जमीन को एहसास नहीं होता कि वो बारिश की शुरुआत है या तूफान का इशारा। अर्जुन शर्मा की जिंदगी भी उस सूखी जमीन जैसी ही थी, उम्मीद और मेहनत से सिंची हुई, लेकिन अनजाने तूफान से बेखबर। सुबह के 11 बज रहे थे। गाजियाबाद के एक पुराने इलाके में सिंह गैराज के बाहर एक नीले रंग की पुरानी कार का बोनट उठा हुआ था। अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। इंजन के नीचे एक पतला सा लड़का, जिसके चेहरे पर कालक और पसीना मिला हुआ था, पूरी लगन से एक पुर्जा ठीक करने में लगा था। ये अर्जुन था। उसके हाथ ग्रीस और तेल से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सुकून था। कार का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अरे भाई, कितना टाइम लगेगा? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। अर्जुन नीचे से बाहर निकला, अपने हाथों को एक गंदे कपड़े से पोंछा। बस 5 मिनट और अंकल, इसका कार्बोरेटर चोक हो गया था, साफ कर दिया है, अब पानी की तरह चलेगी। उसकी आवाज में एक अपनापन था, एक ईमानदारी थी। वो सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, वो बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी था, जो सुबह कॉलेज जाता और दिन में यहां काका के गैराज पर काम करता था। 5 मिनट बाद कार का इंजन एक मक्खन जैसी आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। कार मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह बेटा, सच में आवाज ही बदल गई। कितने पैसे हुए? अर्जुन ने मुस्कुराकर गैराज के मालिक, एक बुजुर्ग सरदार जी, जिनको सब काका बुलाते थे, की तरफ देखा। काका ने इशारा किया, तू ही बता दे। अंकल, आप बस 300 रुपए दे दीजिए, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। आदमी हैरान रह गया। बस 300? अरे दूसरे गैराज वाले तो इसका 1000 से कम ना लेते। कोई बात नहीं अंकल, पुराना पार्ट ही हम आपको रिपेयर करके लगा दिया है, नया नहीं डाला, ज्यादा पैसे क्यों लें। अर्जुन की इसी ईमानदारी की वजह से पूरे इलाके में लोग उसे जानते थे। उसने पैसे लिए और काका की तरफ बढ़ा दिए। ओए पुत्र, ये तू रख ले, तेरी मेहनत है। नहीं काका, आधा हिस्सा आपका है। आपने मुझे यहां काम दिया, वही बहुत है। अर्जुन ने पैसे उनकी जेब में डाल दिए। वो यतीम था, बचपन से काका नहीं उसे पाला था, अपने बेटे की तरह। इस गैराज को वो अपना घर मानता था। काम खत्म करके अर्जुन ने पानी की बोतल उठाई और गैराज के कोने में बैठ गया। उसकी नजर सामने सड़क पर गई, जहां एक छोटा सा बच्चा एक टूटे हुए खिलौने वाली कार को धक्का दे रहा था, लेकिन वो चल नहीं रही थी। बच्चा रोने ही वाला था। अर्जुन उठा और उसके पास गया। क्या हुआ चैंप, गाड़ी खराब हो गई? बच्चे ने मासूमियत से सर हिलाया। अर्जुन ने उसके हाथ से वो प्लास्टिक की कार ली, उसे उल्टा किया और 2 मिनट में उसके आगे का पहिया ठीक कर दिया। ये लो, अब चलाओ। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और कार लेकर भाग गया। उसकी मां दूर से ये सब देख रही थी। उसने अर्जुन को दुआ दी। ये था अर्जुन, जिसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में सबके लिए दया और मदद का जज्बा था। तभी काका उसके पास आए, हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। चल पुत्र, रोटी खा ले, सुबह से लगा हुआ है। आपने क्यों तकलीफ की काका, मैं बाहर से कुछ खा लेता। चुप कर, मेरी बहू ने तेरे लिए आलू परांठे बनाए हैं, काका ने प्यार से उसे डांटा। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। काका ने अर्जुन के ग्रीस लगे हाथों को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। अर्जुन बेटा, कब तक ये सब करेगा? पढ़ाई पर ध्यान दे, कुछ बड़ा बन। ये हाथों की कालक किस्मत की कालक ना बन जाए। अर्जुन ने एक निवाला तोड़ा। काका आप टेंशन मत लो, पढ़ाई भी चल रही है और काम भी। बस एक बार डिग्री मिल जाए, फिर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। और ये सारे सपने मीरा के लिए है ना? काका ने उसे छेड़ते हुए पूछा। मीरा का नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई, एक शर्म और प्यार से भरी मुस्कान। वो पिछले 3 साल से मीरा से प्यार करता था। मीरा जो उसके कॉलेज में पढ़ती थी, जो उसकी दुनिया थी। हर मेहनत, हर सपना सिर्फ उसके लिए था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और वॉलपेपर पर मीरा की तस्वीर को देखने लगा। एक खूबसूरत चेहरा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सब कुछ उसके लिए ही तो कर रहा हूं काका। एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि उसके मम्मी पापा भी मना नहीं कर पाएंगे। काका ने एक गहरी सांस ली। उम्मीद पर दुनिया कायम है पुत्र, पर वो बड़े लोग हैं, उनकी दुनिया अलग है। काका की आवाज में एक फिक्र थी, एक अनजाना सा डर। अर्जुन ने बात को हंसी में टाल दिया। आप देखना काका, मेरा प्यार जीतेगा। दोपहर ढल रही थी जब अर्जुन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मीरा का नाम चमक रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से हाथ पोंछा और फोन उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से मीरा की चहकती आवाज आई। अर्जुन कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही थी।
सॉरी, वो एक कार ठीक कर रहा था, हाथ गंदे थे। सब ठीक है? एक्चुअली सब बहुत अच्छा है। मीरा की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है आज शाम के सबसे महंगे रेस्टोरेंट द ग्रैंड पैलेस में। अर्जुन थोड़ा झिझक गया। द ग्रैंड पैलेस? वो जानता था वहां एक कप चाय भी उसकी दिन भर की कमाई से ज्यादा की थी। मीरा, वहां वहां बहुत महंगा होगा। अरे उसकी चिंता मत करो, आज सब कुछ मेरी तरफ से। प्लीज मना मत करना, एक बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आज। अर्जुन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। गुड न्यूज? लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन? उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। कहीं मीरा ने अपने घर पर उनके रिश्ते की बात तो नहीं कर ली? क्या वो मान गए? उसके हाथों की कालक और ग्रीस उसे भूल गई। उसे लगा जैसे उसकी सालों की मेहनत का फल आखिरकार मिलने वाला था। ठीक है मीरा, मैं आ जाऊंगा शाम 7 बजे। परफेक्ट, आई विल बी वेटिंग, बाय। मीरा ने फोन काट दिया। अर्जुन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत आखिरकार बदलने वाली थी। वो नहीं जानता था कि किस्मत बदलने तो वाली थी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उसने सोचा था। ये फोन कॉल, ये मुलाकात उसकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान की पहली दस्तक थी। फोन काटने के बाद भी अर्जुन कुछ देर उसे कान से लगाए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। काका, जो दूर से उसे देख रहे थे, सब समझ गए। वो अर्जुन के पास आए। लगता है मीरा बीबी का फोन था, बड़ी खुशबू आ रही है। अर्जुन ने शर्माते हुए काका को गले लगा लिया। काका, आपने सुना? उसने मुझे द ग्रैंड पैलेस में बुलाया है। कह रही थी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। मुझे लगता है उसने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात कर ली है। उसकी आवाज उम्मीद से कांप रही थी। काका के तजुर्बेकार चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक चिंता भी आई। उन्होंने अर्जुन के सर पर हाथ फेरा। पुत्र, मैं तो हमेशा तेरे लिए दुआ ही करता हूं। बस एक बात याद रखना, बड़े होटलों में सिर्फ खाना महंगा नहीं होता, वहां के लोगों की सोच भी महंगी होती है। अपने आप को कम मत समझना। अर्जुन ने काका की बात को ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। वो तो अपनी ही खुशियों की दुनिया में डूबा हुआ था। उसने जल्दी से गैराज का काम निपटाया। आज उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। शाम 6 बजे उसने काका से इजाजत ली और अपने छोटे से किराए के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरा क्या था? बस एक चारदीवारी थी। एक पुराना सा बेड, एक टेबल और कुछ किताबें। यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने अपनी छोटी सी अलमारी खोली। उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एक हल्की नीली शर्ट थी जो उसने पिछले ईद पर खरीदी थी। वही उसकी सबसे अच्छी शर्ट थी। उसने उसे निकाला, उस पर पानी छिड़ककर पुराने प्रेस से उसे अच्छे से आयरन किया। फिर वो घंटों तक बाथरूम में अपने हाथों को रगड़ता रहा। वो चाहता था कि उसके हाथ से सारी कालक, सारा ग्रीस निकल जाए, लेकिन मेहनत के कुछ निशान इतने जिद्दी होते हैं कि वो नहीं मिटते। उसके नखूनों में हल्की सी कालक अब भी बाकी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने बालों में कंघी की और अपनी पुरानी घड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। वो आम सा दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और आज उन्हीं सपनों को पूरा करने का दिन था। बस स्टॉप तक वो पैदल गया। बस में भीड़ ऐसी थी जैसे लोगों का समुंदर उमड़ आया हो। धक्के खाता हुआ, लोगों के पसीने की बदबू से लड़ता हुआ वो आखिरकार द ग्रैंड पैलेस के पास उतरा। बिल्डिंग आसमान को छू रही थी। शीशे के दरवाजे, जिनके अंदर से सुनहरी रोशनी छलक रही थी। बाहर एक से एक महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। उसकी नीली शर्ट और पुराने जूते उसे उस जगह के हिसाब से बहुत फीके लग रहे थे। एक गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पूछ रहा हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मुझे मीरा से मिलना है, उन्होंने बुकिंग करवाई है। गार्ड ने इंटरकॉम पर कुछ कहा और फिर उसे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर का नजारा किसी महल जैसा था। बड़ा सा शैंडिलियर, मखमली कुर्सियां और धीमी आवाज में बजता म्यूजिक। और उस भीड़ में एक टेबल पर उसकी मीरा बैठी थी। लाल रंग की ड्रेस में वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसको देखते ही अर्जुन अपनी सारी हिचकिचाहट भूल गया। वो उसके पास गया। मीरा? मीरा ने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन, तुम आ गए? मैं कब से वेट कर रही थी। बैठो ना। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मीरा हंस पड़ी। और तुम हमेशा की तरह सिंपल एंड हैंडसम। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। उसने मेन्यू उठाया और कुछ अजीब से नाम वाली डिशेज ऑर्डर कर दी। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उसे इन चीजों के नाम तक नहीं पता थे। तो क्या गुड न्यूज है? अर्जुन ने आखिरकार पूछ ही लिया।
मीरा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अर्जुन, आई वॉज थिंकिंग, हमारी शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? मुझे ना एक छोटा सा घर चाहिए, जिसमें एक छोटी सी बालकनी हो, जहां हम सुबह की चाय पिएंगे। उसकी आंखों में एक सपना था। अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। तो वो सही सोच रहा था। तुम चिंता मत करो मीरा, मैं दिन रात एक कर दूंगा। एक दिन हमारा अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आई नो अर्जुन, मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बस थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तुम जानते हो ना, पापा के थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं। उन्हें लगता है कि एक सक्सेसफुल आदमी वही होता है जिसके पास बड़ा बैंक बैलेंस हो। मीरा ने यह बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन इसके पीछे छिपी चिंता अर्जुन महसूस कर सकता था। मैं उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मीरा, मैं उनका दिल जीत लूंगा, अर्जुन ने पूरे विश्वास से कहा। खाना आ गया। वो लोग बातें करते रहे, अपने फ्यूचर के सपने बुनते रहे। अर्जुन ने उसे बताया कि वो एग्जाम्स के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेगा। मीरा ने अपने सपनों के बारे में बताया। वो एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी। उस एक घंटे में अर्जुन को लगा जैसे वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। अच्छा, तो अब गुड न्यूज सुनो, मीरा ने अचानक कहा। मुझे मुंबई के बेस्ट डिजाइन कॉलेज से इंटर्नशिप का ऑफर आया है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड। अर्जुन खुश हो गया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी निराशा हुई। उसको लगा था गुड न्यूज उनके रिश्ते के बारे में होगी, लेकिन उसने अपनी इस भावना को चेहरे पर नहीं आने दिया। वाओ मीरा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अर्जुन, इसलिए मैं इतनी खुश थी। मैं जानती थी तुम भी बहुत खुश होगे। उनका डिनर खत्म हुआ। बिल मीरा ने पे किया। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तभी मीरा का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा और एकदम से उसका चेहरा बदल गया। वो खुशी, वो अपनापन एक पल में गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक घबराहट आ गई। हेलो। जी डैड। उसकी आवाज एकदम से धीमी और फॉर्मल हो गई। अर्जुन हैरान था। नहीं डैड, बस एक फ्रेंड के साथ थी। हाँ, प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मैं बस निकल ही रही हूं। उसने फोन काटा और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी दूरी थी। अर्जुन, मुझे जाना होगा, डैड वेट कर रहे हैं। तभी एक चमकती हुई काली मर्सिडीज आकर उनके सामने रुकी। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला। मीरा ने जल्दी से कहा, ओके बाय, सी यू इन कॉलेज। और वो बिना पीछे मुड़े कार में बैठ गई। कार एक पल में उसकी नजरों से ओझल हो गई। अर्जुन उस महंगी कार को जाते हुए देखता रहा। वो द ग्रैंड पैलेस के बाहर अकेला खड़ा था। अभी 1 मिनट पहले तक मीरा उसके साथ थी, उनके सपनों की दुनिया में, और अब अचानक से वो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। उसके डैड का एक फोन कॉल और सब कुछ बदल गया। अर्जुन को पहली बार उन दोनों के बीच की गहरी खाई का एहसास हुआ। एक ऐसी खाई जिसे शायद सिर्फ प्यार से भरना काफी नहीं था। उस रात अर्जुन को ठीक से नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार मीरा के बदले हुए तेवर और वो चमकती हुई मर्सिडीज आ जाती थी। वो खुद को समझाता रहा कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, कि मीरा के डैड शायद स्ट्रिक्ट होंगे, इसलिए वो डर गई थी। अगली सुबह वो इसी कश्मकश में कॉलेज गया। मीरा उसे दिखी, लेकिन उसने अर्जुन को देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में खुद को घेर रखा था। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये वो मीरा नहीं थी जो उसे चुप चुप कर देखती थी, जो उसके लिए क्लास में सीट रखती थी। कॉलेज के बाद वो भारी मन से गिराज पहुंचा। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हर औजार उसके हाथ से फिसल रहा था। काका ने उसकी हालत देख ली। क्या हुआ पुत्र, सब ठीक है ना? अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजी। मीरा का नंबर था। एक पल के लिए अर्जुन को सुकून मिला। उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो मीरा, तुम ठीक हो? तुमने आज कॉलेज में? मीरा प्लीज। मीरा की आवाज कांप रही थी। वो रो रही थी। तुम प्लीज अभी मेरे घर आ सकते हो? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारे घर? पर क्यों, क्या हुआ है? मम्मी पापा को, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज अर्जुन जल्दी आओ। फोन कट गया। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जो डर उसके दिल में था वो सच हो गया था। लेकिन फिर उसने सोचा, यही मौका है। शायद अगर वो मीरा के पेरेंट्स से आमने सामने बात करेगा, अपनी ईमानदारी और अपने प्यार का यकीन दिलाएगा, तो वो मान जाएंगे। काका, मुझे जाना होगा, उसने एक निश्चय के साथ कहा। काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, हिम्मत से काम लेना, डरना मत, सच बोलना,
ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अर्जुन ने वहीं अपनी नीली शर्ट पहनी, जो अभी भी ठीक से सूखी नहीं थी। उसने अपने हाथों को फिर से साफ करने की कोशिश की और मीरा के दिए हुए एड्रेस की तरफ चल पड़ा। एड्रेस शहर के सबसे पॉश इलाके इंपीरियल गार्डन्स का था। वहां हर घर एक महल जैसा था। जब वो मीरा के घर के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बहुत बड़ा सफेद रंग का बंगला, जिसके बाहर एक बड़ा सा फाउंटेन लगा था। लोहे का ऊंचा सा गेट, जिसे एक यूनिफॉर्म पहने गार्ड ने खोला। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी फिल्म के सेट पर आ गया हो। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। मीरा उसे दरवाजे पर ही मिल गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने उसे हिम्मत दी, जबकि वो खुद अंदर से डरा हुआ था। मीरा उसे एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में ले गई। हर चीज विदेशी लग रही थी। बड़ा सा सोफा सेट, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और नीचे मखमल का कारपेट, जिस पर अर्जुन अपने पुराने जूतों के निशान छोड़ने से भी डर रहा था। सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर सख्ती थी। शायद ये मीरा के पापा थे। उनके बगल में एक औरत बैठी थी, जिसके गले में मोतियों की माला और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। ये उसकी मां थीं। उन दोनों ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। उसकी नमस्ते का किसी ने जवाब नहीं दिया। मीरा के पापा मिस्टर मल्होत्रा ने आखिरकार अपनी आवाज निकाली। उनकी आवाज में एक ठंडक थी। तो तुम हो वो लड़के जिसे लगता है कि वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है? अर्जुन का गला सूख गया। अंकल, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूं। प्यार? मीरा की मां ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, प्यार से घर नहीं चलता लड़के, पेट नहीं भरता। क्या करते हो तुम? आंटी, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूं और मैं गैराज में पार्ट टाइम काम करता हूं। मैकेनिक? मीरा की मां के मुंह से यह शब्द ऐसे निकला जैसे कोई गाली हो। हमारी बेटी एक मैकेनिक से शादी करेगी? लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? देखे हैं आपने कपड़े? किसी सड़क छाप सेल से खरीदे लगते हैं। हर एक शब्द एक तीर की तरह अर्जुन के सीने में लग रहा था। मीरा ने कुछ कहने की कोशिश की। मॉम प्लीज। तुम चुप रहो, मिस्टर मल्होत्रा ने उसे डांट दिया। उनकी नजर अब अर्जुन के हाथों पर टिकी हुई थी। वो हाथ जिन पर मेहनत के निशान थे, जिनके नाखूनों में अब भी हल्की सी कालक थी। मिस्टर मल्होत्रा उठे और अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन के हाथ की तरफ इशारा किया। मेरी बेटी को क्या दोगे तुम? एक छोटा सा किराए का कमरा, एक सेकंड हैंड गाड़ी, या ये ग्रीस लगे हाथ दोगे तुम उसे? ये शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। ग्रीस लगे हाथ। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, सबका मजाक बन गया था। अंकल, मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक दिन एक दिन? कब आएगा वो एक दिन? जब तक तुम डिग्री लोगे, नौकरी ढूंढोगे, तब तक मेरी बेटी की उम्र निकल जाएगी। हम उसकी जिंदगी तुम्हारे जैसे एक नोबडी के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। वो आंसू बहाती हुई नजरें झुकाए खड़ी थी। वो एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। यही बात अर्जुन को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ने आखिर में अपना फैसला सुनाया। उनकी आवाज अब एक धमकी में बदल चुकी थी। आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखे तो याद रखना, तुम्हारी ये पढ़ाई, तुम्हारा ये काम, सब कुछ मैं एक दिन में बर्बाद कर दूंगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, वार्निंग है। अब दफा हो जाओ यहां से। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी इज्जत, उसके सपने, सब कुछ उस मखमली कारपेट पर कुचल दिए गए थे। वो चुपचाप पीछे मुड़ा और उस महल जैसे घर से बाहर निकल आया। गेट के बाहर आकर उसके कानों में मिसेज मल्होत्रा का हंसने का आवाज आई। एक ऐसी हंसी जो उसकी रूह तक को जख्मी कर गई। वो सड़क पर बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा था। उस पल न उसे कॉलेज याद था, न गैराज। उसकी आंखों के सामने सिर्फ मीरा का झुका हुआ चेहरा और कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, ये ग्रीस लगे हाथ। उस सड़क पर चलते हुए अर्जुन को वक्त का कोई होश नहीं रहा। सूरज कब ढला, कब सड़कों पर अंधेरा छा गया, उसे कुछ पता नहीं चला। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। मिस्टर मल्होत्रा के तीखे शब्द, मिसेस मल्होत्रा की नफरत भरी हंसी और मीरा की मजबूर खामोशी, ये सब मिलकर उसके दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का शीशमहल एक पल में रेत के ढेर में बदल गया हो। उसकी पहचान, उसकी मेहनत, सब कुछ आज बेमानी हो गया था। वो बस एक ग्रीस लगे हाथों वाला लड़का था।
थक हार कर जब उसके पैरों ने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तब उसने खुद को सिंह गैराज के सामने पाया। उसके कदम अपने आप उसे वहीं ले आए थे। काका अभी भी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को इस हालत में देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और वो एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था। अर्जुन, पुत्र। काका उसकी तरफ लपके और उसे सहारा देकर अंदर एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठाया। पानी पी ले। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पानी पी लिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। काका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस इतना जान ले, तू अकेला नहीं है। उनकी आवाज में एक बाप की ममता थी। अर्जुन की आंखों से 2 बूंद आंसू टूटकर गिर पड़े। उसने काका की तरफ देखा, उसकी नजरों में एक सवाल था, मेरा क्या कसूर था? अभी वो दोनों इस खामोशी में डूबे ही थे कि गैराज के बाहर एक तेज आवाज हुई। एक लाल रंग की चमचमाती स्पोर्ट्स कार ने जोरदार ब्रेक मारा और ठीक गैराज के सामने आकर रुकी। ऐसी गाड़ी उस इलाके में शायद ही कभी आई हो। कार का दरवाजा ऊपर की तरफ उठा और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। उसने ब्रांडेड जीन्स, एक महंगी टी-शर्ट और आंखों पर काले चश्मे पहने हुआ थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और लापरवाही का भाव था। ये विक्रम शर्मा था, अर्जुन के चाचा का बेटा। विक्रम ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और गैराज को ऐसी नफरत से देखा जैसे वो किसी कचड़े के ढेर को देख रहा हो। उसकी नजर काका पर पड़ी, जिनको उसने सिर्फ एक सर हिलाकर अनजान सा हेलो बोला। फिर उसकी नजर कुर्सी पर बैठे अर्जुन पर गई। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। अरे अर्जुन भाई, तू यहां? ओ राइट, यही तो है तुम्हारी असली जगह। हाथों में कालख, कपड़ों में तेल और चारों तरफ ये कबाड़। परफेक्ट। उसका हर लफ्ज एक ताना था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखता रहा। ये पहली बार नहीं था जब विक्रम उसे नीचा दिखा रहा था। बचपन से ही विक्रम ने उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलाया था। अर्जुन के पापा की मौत के बाद विक्रम के पापा ने ही सारा बिजनेस हड़प लिया था और अर्जुन और उसकी मां को सड़क पर ला दिया था। विक्रम चलते हुए अर्जुन के पास आया। क्या हुआ, बड़ा आशिक बनने चला था? सुना है आजकल तुम्हारे सपने तुम्हारी औकात से बड़े हो गए हैं। उसने आंख मारकर कहा, मीरा मल्होत्रा, वाह, टेस्ट तो अच्छा है तेरा, पर एक बात हमेशा याद रखना, हीरे को कभी कोयले की खान में नहीं रखा जाता, समझा? अर्जुन का खून खौल उठा, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था कि अभी कुछ भी कहने का मतलब अपनी बेइज्जती को और बढ़ाना था। चल, अब उठ, विक्रम ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। मेरी गाड़ी में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, चेक कर, जल्दी। ये साफ था कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। ये सिर्फ एक बहाना था अर्जुन को और जलील करने का। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। अपने आंसुओं और गुस्से को पीकर वो कार की तरफ बढ़ा। उसने बोनट खोला और इंजन को देखने लगा। विक्रम उसके पीछे खड़ा हंस रहा था। ध्यान से करना, ऐसी गाड़ी तूने सिर्फ फिल्मों में देखी होगी। एक स्क्रैच भी लग गया ना तो तेरी साल भर की कमाई चली जाएगी। अर्जुन ने 5 मिनट तक इंजन चेक किया। जैसा उसे शक था, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्रम। नहीं है तो आवाज क्यों आ रही थी? छोड़, तेरे बस की बात नहीं, तू वही पुराने स्कूटर ठीक कर। अर्जुन चुपचाप पीछे हट गया। विक्रम कार में बैठने लगा, लेकिन फिर रुका। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, उसमें से 500 के 3 नोट निकाले और उन्हें मसलकर अर्जुन के पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया। ये ले, टिप, उसने घमंड से कहा। अपने लिए एक ढंग की शर्ट खरीद लेना। शायद अगली बार किसी लड़की के बाप के सामने जाओ तो वो तुम्हें दरवाजा दिखाने से पहले 2 बार सोचे। ये कहकर वो हंसने लगा। ये बेइज्जती की हद थी। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। वो कुछ करता उससे पहले विक्रम कार में बैठ चुका था। उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। उसकी आवाज गैराज में गूंज रही थी। हेलो, हाँ मल्होत्रा अंकल। जी, मेरी आपसे बात हो गई है। आप चिंता मत कीजिए। मीरा, वो तो मेरी ही होगी। बस आप उस सड़क छाप मैकेनिक को उससे दूर रखिएगा। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन निकल गई। मल्होत्रा अंकल? इसका मतलब विक्रम और मीरा के पापा आपस में मिले हुए हैं। विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसका शैतानी कहकहा हवा में गूंजता रहा। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजर जमीन पर पड़े उन पैसों पर थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं, आग जल रही थी। यह सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, यह एक साजिश थी, एक गहरी साजिश जिसके जाल में वो फंसता चला जा रहा था। विक्रम की कार की आवाज दूर जाकर शांत हो गई, लेकिन उसके कहे शब्द गराज में एक शोर की तरह गूंजते रहे।
अर्जुन वहीं जमीन पर पड़े उन नोटों को घूरता रहा। अब से कुछ घंटे पहले उसकी बेइज्जती का कारण उसके ग्रीस लगे हाथ थे और अब ये पैसे उसके मुंह पर एक तमाचे की तरह पड़े थे। उसके कानों में विक्रम की आवाज गूंज रही थी, मल्होत्रा अंकल से बात हो गई है, मीरा तो मेरी ही होगी। साजिश की कड़ियां अब जुड़ रही थी। ये सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। काका ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र, अर्जुन ने एक झटके में उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक अजीब सी ठंडक थी, एक पत्थर जैसी सख्ती। वो धीरे से नीचे झुका। काका को लगा वो पैसे उठाएगा, लेकिन अर्जुन ने उन नोटों को छुआ तक नहीं। उसने जमीन पर एक मुट्ठी मारी, उठा और बिना एक शब्द कहे गराज से बाहर निकल गया। काका उसकी पीठ देखते रह गए। उन्होंने जमीन पर पड़े नोटों को उठाया और माथे पर लगाकर बोले, ही वाहेगुरु, मेरे बच्चे को हिम्मत देना। अर्जुन अंधेरे में चलता जा रहा था। उसका दिमाग फटने को हो रहा था। मीरा के पापा की धमकी, विक्रम की साजिश और मीरा की खामोशी। क्या मीरा इस सब में शामिल थी या वो भी एक मोहरा थी? उसके कदम उसे शहर के उस कोने में ले आए जहां रेलवे लाइन गुजरती थी। अक्सर जब वो परेशान होता तो यहीं आकर बैठ जाता था। ट्रेनों का शोर उसके अंदर के शोर को कुछ देर के लिए दबा देता था। वो एक पत्थर पर बैठकर सामने अंधेरे में देख रहा था जब एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। भाई तू यहाँ? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। ये रोहन था, अर्जुन का बचपन का दोस्त। रोहन उसी की तरह एक आम घर से था, लेकिन दुनिया को उससे बेहतर समझता था। थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा सिनिकल, लेकिन अर्जुन के लिए अपनी जान दे सकता था। उसने अर्जुन की सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखा और सब समझ गया। क्या हुआ? फिर से उस परीलोक की राजकुमारी का कोई नया कांड है? रोहन ने मीरा पर हमेशा की तरह तंज कसा। अर्जुन चुप रहा। रोहन उसके बगल में बैठ गया। देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूं, कोई अनजान नहीं। जो भी है बोल दे, मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया। उसने रोहन को सब कुछ बता दिया। मीरा के घर पर हुई बेइज्जती से लेकर विक्रम के आने तक, उसके तानों से लेकर जमीन पर फेंके गए पैसों तक, और आखिर में वो फोन कॉल जो उसने सुनी थी। सब सुनकर रोहन की आंखों में आग उतर आई। उनकी हिम्मत कैसे हुई मल्होत्राओं की? खुद को क्या समझते हैं वो लोग? और वो विक्रम, उस हरामजादे को तो मैं। रोहन ने गुस्से में एक गाली दी। तुझे उसी वक्त उसके मुंह पर वो पैसे दे मारने चाहिए थे। क्या फायदा होता रोहन? अर्जुन की आवाज में एक थकावट थी। वो लोग पावर में हैं, मैं उनसे नहीं जीत सकता। पावर गई तेल लेने। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ मारा। पर तू एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। रोहन का लहजा अचानक बहुत गंभीर हो गया। मैं बचपन से जानता हूं उस विक्रम को। वो सांप है। ऊपर से जितना मीठा बनता है, अंदर से उतना ही जहरीला है। उस पर कभी भरोसा मत करना। अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा। तुझे याद है जब हम 8वीं क्लास में थे? स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस का शीशा टूटा था। गलती उसकी थी, उसने बॉल मारी थी। लेकिन जब पूछा गया तो उसने सीधा तेरा नाम ले लिया था और तू उस दिन पिट गया था। वो तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। ये बात अर्जुन को याद थी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ था कि विक्रम कितना नीचे गिर सकता है। रोहन आगे बोला, अर्जुन, तू बहुत भोला है। तुझे लगता है विक्रम को मीरा पसंद है, घंटा पसंद है। वो सिर्फ उसे हासिल करना चाहता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो चीज तुझे पसंद है। ये उसकी पुरानी आदत है, तेरी हर चीज छीन लेना, तेरा खिलौना, तेरी क्लास में फर्स्ट आने की खुशी, और अब मीरा। रोहन की बातों ने अर्जुन के दिमाग के ताले खोल दिए। उसके सामने विक्रम का घमंडी चेहरा आ गया। उसे सब कुछ अब साफ दिखने लगा था। मिस्टर मल्होत्रा का उसे बुलाना, उसकी बेइज्जती करना और फिर विक्रम का अचानक वहां आ जाना, ये सब एक प्लान का हिस्सा लग रहा था। तो मीरा? अर्जुन के मुंह से बस इतना ही निकला। मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हो सकता है वो मजबूर हो सकता है वो अपने माँ बाप से डरती हो, लेकिन मजबूरी में इंसान साथ छोड़ सकता है, पर गलत का साथ तो नहीं दे सकता ना। अर्जुन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसका दिल अभी भी मीरा को बेगुनाह मान रहा था, लेकिन उसका दिमाग रोहन की दलीलों को झुठला नहीं पा रहा था। मेरी एक सलाह मान भाई, रोहन ने आखिर में कहा। मीरा से दूर रह, कम से कम कुछ दिन, और उस विक्रम से तो, उससे हमेशा 100 कदम दूर रहना। डोंट ट्रस्ट विक्रम, एक पल के लिए भी नहीं। रोहन के ये शब्द अभी हवा में ही थे कि अर्जुन के फोन पर एक मैसेज की बीप हुई। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर मीरा का नाम था। मैसेज खोला,
लिखा था, अर्जुन, आई एम सो सॉरी, जो भी हुआ वो अचानक हो गया, प्लीज मुझसे एक बार मिलो, आई नीड टू एक्सप्लेन, प्लीज। अर्जुन मैसेज को घूरता रहा। एक तरफ उसके सबसे अच्छे दोस्त की चेतावनी थी, जिसमें बचपन का अनुभव और दुनिया की समझ थी, और दूसरी तरफ उसके प्यार की दुहाई थी, जिसमें एक आखिरी उम्मीद छिपी थी। उसका दिल और दिमाग एक अजीब सी जंग लड़ रहे थे। क्या उसे मीरा से मिलना चाहिए? क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? या ये उस साजिश का अगला हिस्सा था, उसे फंसाने के लिए एक नया जाल? मीरा का मैसेज अंधेरी रात में एक छोटे से जुगनू की तरह चमक रहा था। एक तरफ रोहन की ठोस, सच्ची और कड़वी चेतावनी थी, और दूसरी तरफ एक झूठी ही सही पर दिल को बहलाने वाली उम्मीद। अर्जुन का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, मत जा, ये एक जाल है। लेकिन उसका दिल, जो पिछले 3 साल से सिर्फ मीरा के लिए ही धड़का था, उसे एक आखिरी मौका देना चाहता था। उसने अपने दिमाग की आवाज को अनसुना कर दिया और अपने कांपते अंगूठे से रिप्लाई टाइप किया, कहाँ मिलना है? जवाब तुरंत आया। मीरा ने उसे शहर के एक आम से कैफे डिलाइट में बुलाया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स अक्सर जाते थे। महंगी नहीं, साधारण सी। ये देखकर अर्जुन के दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। शायद वो सच कह रही है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास है। रोहन ने उसे जाते हुए देखा। तू नहीं मानेगा ना? ठीक है, जा, पर याद रखना, जब सांप डसने वाला होता है तो वो सबसे शांत दिखता है। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। अगले दिन शाम 5 बजे वो उस कैफे में पहुंचा। मीरा पहले से ही एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत परेशान लग रही थी। अर्जुन को देखते ही वो खड़ी हो गई। अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उसकी आवाज भर आ गई। अर्जुन बिना कुछ कहे बस उसके सामने बैठ गया। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मीरा ने बात शुरू की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और तुम्हारा नाराज होना जायज है। मैं वहां कुछ बोल नहीं पाई। मैं बहुत डर गई थी अर्जुन। तुम मेरे डैड को नहीं जानते। वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मैं उनके सामने एक लफ्ज भी कहती तो वो मेरा घर से निकलना, मेरा कॉलेज जाना, सब कुछ बंद करवा देते। वो रोते हुए आगे बोली, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। विक्रम ने उनके कान भरे हैं। वो उन्हें बिजनेस में हेल्प करता है, इसलिए डैड उसकी हर बात मानते हैं। प्लीज अर्जुन, बिलीव मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं उनके जैसी नहीं हूं। मीरा के आंसू, उसकी कांपती आवाज, उसकी मजबूरी की दलीलें, अर्जुन का पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गया। उसे मीरा पर तरस आ गया। उसे लगा कि वह सच में कितनी बेबस है। उसने टेबल के नीचे से मीरा का हाथ पकड़ लिया। बस अब और मत रो, मैं समझता हूं। मीरा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। सच? तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं तुमसे नाराज था ही कब? अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। हम मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस पल उस कैफे में सब कुछ पहले जैसा लगने लगा। उनके बीच की दूरियां मिट गईं। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। थैंक यू अर्जुन, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। फिर वो अचानक से बोली, चलो अब इस सड़ू से कैफे से निकलते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जाती हूं, सेलेस्ट स्काई लाउंज। वहां से पूरे शहर का व्यू दिखता है। इट्स ब्यूटिफुल। आज का बिल मैं दूंगी। अर्जुन एकदम से हिचकिचाया। एक और महंगी जगह? पिछली बार का अनुभव उसके जहन में अभी भी ताजा था। मीरा, वहां जरूरी है क्या? हम यहीं ठीक हैं? प्लीज अर्जुन, मीरा ने जिद की। कल जो हुआ उसे भुलाने के लिए यह जरूरी है। हम एक नई और अच्छी मेमोरी बनाएंगे। प्लीज मेरे लिए। मीरा के प्लीज के आगे अर्जुन एक बार फिर हार गया। उसके दिल में जो थोड़ा बहुत शक था वो भी उसकी जिद के आगे धुल गया। वो मीरा के साथ ऑटो में बैठा और उस नई मंजिल की तरफ चल पड़ा, इस बात से अनजान कि ये मंजिल उसके लिए एक और जिल्लत का दरवाजा खोलने वाली थी। सेलेस्ट स्काई लाउंज एक आलीशान बिल्डिंग के रूफटॉप पर था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उनका सामना एक बड़े से एंट्रेंस से हुआ, जहां लोग लाइन में लगे थे। जगह सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स अमीर और हाई क्लास लग रहा था। अर्जुन को अपने साधारण कपड़ों में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। जब उनकी बारी आई तो दरवाजे पर खड़े एक सूट बूट पहने मैनेजर ने उन्हें रोक लिया। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उसने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसी नजरों से देखा जैसे अर्जुन ने उससे उधार मांग लिया हो। सॉरी सर,
मैनेजर की आवाज में बिल्कुल भी नरमाई नहीं थी। स्टैग्स आर नॉट अलाउड टू नाइट, इट्स कपल्स नाइट। एक्सक्यूज मी, मीरा ने आगे बढ़कर कहा। ही इज विद मी, वी आर अ कपल। मैनेजर की नजर अब भी अर्जुन पर ही टिकी हुई थी। मैम, आई अंडरस्टैंड, बट हमारे लाउंज का एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। उसने साफ साफ अर्जुन के कपड़ों की तरफ इशारा किया। वी कांट अलाउ हिम इनसाइड, इट्स अगेंस्ट आवर पॉलिसी। उसने ये बात इतनी जोर से कही कि आसपास खड़े लोग भी सुन लें। एक पल में सबकी नजरें अर्जुन पर आ गईं। लोग उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे हंसने लगे, आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। जमीन फट जाए और अर्जुन उसमें समा जाए, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वही बेइज्जती, वही जिल्लत जो उसने मीरा के घर पर झेली थी, आज उसे सबके सामने पब्लिक में झेलनी पड़ रही थी। वॉट नॉनसेंस! मीरा गुस्से में चिल्लाई। हाउ कैन यू जज समवन बाय देयर क्लोथ्स? आई वॉन्ट टू स्पीक टू योर सीनियर। लेकिन मैनेजर तस से मस नहीं हुआ। वो अर्जुन को ऐसे देख रहा था जैसे उसके वहां खड़े होने से लाउंज की हवा भी गंदी हो रही हो। अर्जुन का मन किया कि वो मीरा का हाथ पकड़े और वहां से भाग जाए। तभी उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें घमंड और मिठास का अजीब सा मेल था। यहां कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन ने पलट कर देखा। वहां उसका कजिन विक्रम खड़ा था, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट कपड़ों में, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए। विक्रम को देखते ही मैनेजर का रवैया एक सेकंड में बदल गया। उसके चेहरे पर चमचागिरी वाली मुस्कान आ गई। विक्रम सर, गुड इवनिंग सर, वेलकम, आइए ना सर। विक्रम ने मैनेजर को इग्नोर किया। उसकी नजरें पहले अर्जुन पर गईं, जो गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो चुका था, और फिर मीरा पर। उसके होंठों पर एक जीत वाली मुस्कान तैर गई, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यहां क्या होने वाला है। विक्रम की आवाज उस शोर में एक चाबुक की तरह पड़ी। मैनेजर की ऐसी हालत हुई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी सारी अकड़ एक पल में हवा हो गई। विक्रम सर, आप यहां? विक्रम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर अर्जुन पर थी और उसकी जहरीली मुस्कान अर्जुन के सीने में छुरी की तरह चुभ रही थी। फिर उसने मीरा की तरफ देखा, जो इस अचानक हुए ड्रामे से घबराई हुई थी। विक्रम ने अपना अंदाज एकदम बदल लिया। अब वो एक हीरो की तरह पेश आ रहा था। शर्मा जी, इन्हें जानते नहीं हैं आप? ये मेरा छोटा भाई है अर्जुन, और ये है मीरा जी। इन्हें अंदर आने से कौन रोक सकता है? उसने छोटा भाई शब्द पर इतना जोर दिया जैसे वो अर्जुन का परिचय नहीं दे रहा, बल्कि उसकी औकात बता रहा हो। मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। प्लीज प्लीज अंदर आइए। वो झुककर उनके लिए रास्ता बनाने लगा। अर्जुन का मन कर रहा था कि वो जमीन में गड़ जाए। ये एहसान, ये तरस उसकी बेइज्जती से भी बदतर था। उसने मीरा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन मीरा के चेहरे पर अब शर्मिंदगी की जगह एक राहत का भाव था। वो इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचकर अंदर जाना चाहती थी। चलो ना अर्जुन, अब सब ठीक हो गया है, मीरा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा। अर्जुन के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं बचा था। वो एक जिंदा लाश की तरह मीरा और विक्रम के पीछे पीछे चलने लगा। मैनेजर उन्हें लाउंज के सबसे अच्छे हिस्से में ले गया, एक ऐसी टेबल जो शीशे के पास थी और जहां से पूरे शहर का मंजर दिख रहा था। ये वो टेबल थी जो सिर्फ वीआईपीज के लिए आरक्षित थी। विक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके नाम से वो दरवाजे भी खुल जाते थे जो अर्जुन के लिए मुंह पर बंद कर दिए गए थे। विक्रम ने कुर्सी खींचकर मीरा को बैठने का इशारा किया, एक जेंटलमैन की तरह। अर्जुन चुपचाप उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो उस लाउंज में बैठा तो था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो वहां का हिस्सा नहीं है। तो क्या लेंगे आप लोग? विक्रम ने मेन्यू उठाते हुए पूछा, पर जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने वेटर को इशारा किया, यहां की सबसे अच्छी फ्रेंच शैंपेन ले आओ, और साथ में बेल्जियन चॉकलेट ट्रफल्स और चीज प्लेटर। अर्जुन को इन चीजों के नाम तक नहीं पता थे। वो चुपचाप बैठा शीशे से बाहर देखता रहा। अर्जुन भाई, तू कुछ लेगा नहीं? यहां की कॉफी बहुत अच्छी है, तूने कभी ऐसी कॉफी पी है? ओ सॉरी, छोड़ो। एक और ताना, एक और जख्म। मीरा इस बीच थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। व्यू कितना ब्यूटीफुल है ना यहां से। उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की। ब्यूटीफुल चीजें ब्यूटीफुल लोगों के लिए ही तो होती हैं मीरा, विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा बेहद खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स निकाला। बॉक्स एक मशहूर इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड का था। अर्जुन ने उस ब्रांड का नाम सिर्फ फिल्मों में सुना था। यह तुम्हारे लिए,
विक्रम ने बॉक्स मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुना है तुमने सेमेस्टर में टॉप किया है, बस एक छोटा सा तोहफा तुम्हारी जीत के लिए। मीरा चौंक गई। विक्रम, इसकी क्या जरूरत थी? मैं ये नहीं ले सकती। अर्जुन के दिल में एक उम्मीद जागी, शायद मीरा मना कर देगी, शायद वो अपने प्यार की लाज रख लेगी। अरे इसमें ना कहने वाली क्या बात है, विक्रम ने हंसकर कहा। हम फैमिली फ्रेंड्स हैं और दोस्ती में गिफ्ट तो चलते हैं, प्लीज मना मत करो। विक्रम ने मीरा के जवाब का इंतजार नहीं किया और खुद ही बॉक्स खोल दिया। बॉक्स के अंदर मखमल पर एक हीरों का पतला सा नाजुक सा ब्रेसलेट रखा था। लाउंज की रोशनी में हीरे ऐसी चमक रहे थे कि आंखें चौंधिया जाएं। एक पल के लिए टेबल पर खामोशी छा गई। मीरा की आंखें उस ब्रेसलेट पर जैसे जम गई थीं। उसके मुंह से अपने आप निकला, वाओ। अर्जुन ने उस वाओ में सब कुछ सुन लिया था। उसने मीरा का चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसी लालच थी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हमेशा कहती थी कि उसे महंगी चीजों का शौक नहीं, बस अर्जुन का साथ चाहिए, लेकिन आज उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। ये बहुत महंगा होगा विक्रम, मीरा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में इनकार नहीं, सिर्फ एक दिखावे की हिचकिचाहट थी। महंगी चीजें तुम्हारे हाथों में और भी कीमती लगेंगी मीरा, विक्रम ने कहा और उसने वो ब्रेसलेट उठाकर खुद मीरा की कलाई पर पहना दिया। ब्रेसलेट उसकी कलाई पर एकदम फिट बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के लिए बना हो। मीरा अपनी कलाई को घुमा घुमा कर देखने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वो विक्रम को थैंक यू बोल रही थी। वो शायद ये भी भूल गई थी कि उसके सामने अर्जुन भी बैठा है। अर्जुन जिसके ग्रीस लगे हाथ ऐसा तोहफा देने का सपना भी नहीं देख सकते थे। विक्रम की नजरें अर्जुन पर थीं। उसकी आंखों में एक साफ चुनौती थी। देख लिया, ये है मेरी और तेरी औकात का फर्क। अर्जुन को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो एक पल और वहां नहीं बैठ सकता था। वो अचानक से कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत से मीरा और विक्रम दोनों चौंक गए। अर्जुन, क्या हुआ? बैठो ना, मीरा ने हैरानी से कहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे जाना है, उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। वो तेजी से पीछे मुड़ा और वहां से निकल गया। उसके कानों में मीरा की आवाज आ रही थी, अर्जुन रुको, अर्जुन। पर वो नहीं रुका। जब वो लाउंज के दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसे विक्रम के हंसने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो हंसी उसके जख्मों पर नमक की तरह लगी। वो जानता था आज उसने सिर्फ एक बेइज्जती नहीं झेली थी, आज उसने मीरा की आंखों में अपने प्यार को हीरों के आगे हारते हुए देखा था। अर्जुन के जाने के बाद सलिस स्काई लाउंज की संगीत भरी हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई। मीरा कुछ पल तक उस खाली दरवाजे को देखती रही जहां से अर्जुन गया था। उसका मन बेचैन हो गया। एक तरफ उसे अर्जुन के लिए बुरा लग रहा था और दूसरी तरफ उसे सबके सामने हुए इस ड्रामे पर शर्मिंदगी भी आ रही थी। लेट हिम गो मीरा, विक्रम की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। उसने शैंपेन का ग्लास मीरा की तरफ बढ़ाया। पुआ गाय, शायद उसे ऐसी जगहों की आदत नहीं है। ही फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। उसकी गलती नहीं है। हमारी और उसकी दुनिया बहुत अलग है। विक्रम ने यह बात इतनी हमदर्दी से कही कि एक पल के लिए मीरा को भी लगा कि वो सच में अर्जुन के लिए अफसोस कर रहा है। उसने ये नहीं समझा कि विक्रम की हमदर्दी जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगा रही थी। मीरा ने चुपचाप शैंपेन का घूंट भरा। उसका मूड खराब हो चुका था। थोड़ी देर बाद विक्रम उसे घर छोड़ने के लिए निकला। उसकी स्पोर्ट्स कार की कंफर्टेबल लेदर सीट पर बैठी मीरा खामोश थी। एक हाथ से वो अपनी कलाई पर बंधे नए ब्रेसलेट को सहला रही थी। उसके हीरों की ठंडक उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। फिर उसे अर्जुन का गुस्से और दुख से भरा चेहरा याद आया। उसके दिल में एक कसक उठी। लेकिन फिर उसे वो शर्मिंदगी याद आई जब मैनेजर ने उन्हें रोक लिया था। उसे लोगों की फुसफुसाहट याद आई। उसने सोचा, अगर आज विक्रम वहां नहीं आता तो क्या होता? वो और अर्जुन वहां बेइज्जत होकर खड़े रहते। ये ख्याल आते ही उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार के साथ एक नया एहसास जागा, एक शिकायत का एहसास। जब वो घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा जाग रहे थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। उसकी मां मिसेस मल्होत्रा की नजर सीधा उसकी कलाई पर गई। उनकी आंखें खुशी से फैल गईं। वाओ बेटा, ये तो डायमंड ब्रेसलेट है, कितना खूबसूरत है। विक्रम ने दिया ना? आई एम श्योर उसका टेस्ट कितना कमाल का है। यही होता है एक अच्छे सुलझे हुए खानदान का लड़का। मीरा के पापा ने भी गर्व से सर हिलाया। विक्रम सिर्फ दिखावे में ही नहीं, दिमाग से भी तेज है। आज ही उसने एक बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल की है। ही इज द फ्यूचर। वो जानता है कि लोगों को और खुशियों को कैसे जीता जाता है।
उनके तारीफों के पुल के नीचे अर्जुन का जिक्र कहीं दबकर रह गया। मीरा अपने कमरे में आ गई। उसने ब्रेसलेट उतारकर बेड साइड टेबल पर रख दिया। कमरे की हल्की रोशनी में भी वो चमक रहा था। उसने अर्जुन को कॉल करने के लिए फोन उठाया। कॉल जा रही थी, लेकिन अर्जुन ने नहीं उठाया। उसने 2-3 बार और ट्राई किया, पर हर बार नतीजा वही रहा। मीरा को गुस्सा आने लगा। एक तो वो इतना बुरा बिहेव करके चला गया, ऊपर से अब फोन भी नहीं उठा रहा। अगली सुबह कॉलेज में मीरा ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की। वो उसे दिखा। अपने दोस्त रोहन के साथ कैंटीन के बाहर बैठा था। दोनों एक ही प्लेट से समोसे खा रहे थे और हंस हंसकर बातें कर रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन मीरा को उसकी आंखों में एक उदासी दिखी। उसे देखकर मीरा को गुस्सा नहीं, एक अजीब सी दया महसूस हुई। ये है उसकी दुनिया। सड़क के किनारे का ठेला, तेल वाले समोसे और उसके जैसे ही दोस्त। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। विक्रम ने एक फोटो भेजी थी। फोटो में विक्रम एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में बैठा था। लैपटॉप उसके सामने खुला था और वो किसी से हाथ मिला रहा था। उसने एक महंगा सूट पहना हुआ था और वो एक कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल बिजनेसमैन लग रहा था। फोटो के नीचे कैप्शन था, अनदर डील क्रैक्ड, सेलिब्रेटिंग विद क्लाइंट्स। मीरा ने फोन की स्क्रीन पर विक्रम की फोटो देखी और फिर नजर उठाकर दूर बैठे अर्जुन को देखा। तुलना अपने आप हो गई। एक तरफ आलीशान होटल में बिजनेस डील, दूसरी तरफ कैंटीन के बाहर समोसे। एक तरफ आने वाले कल का चमकता हुआ सितारा और दूसरी तरफ एक लड़का जिसका आज ही धुंधला था। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो अपने बिस्तर पर लेटी, टेबल पर रखे उस हीरों के ब्रेसलेट को देखती रही। उसकी मां के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, ही इज द फ्यूचर। उसे अर्जुन का प्यार याद था, उसके साथ बिताए पल याद थे, लेकिन अब उन यादों पर बेइज्जती के पल हावी हो रहे थे। उसके पापा की नफरत, मैनेजर की अकड़, लोगों की हंसी। उसने खुद से पूछा, प्यार? क्या प्यार अकेले काफी है? क्या मैं अर्जुन के साथ ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजार सकती हूं जहां हर कदम पर हमें लोगों की नजरें नीचा दिखाएंगी? पहली बार उसे इस सवाल का जवाब हां में नहीं मिल रहा था। उसका दिल अर्जुन के लिए धड़कता था, लेकिन उसका दिमाग एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कर रहा था जो विक्रम उसे दे सकता था, इज्जत, शोहरत और दौलत। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से जली। विक्रम का मैसेज था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बाय द वे, डैड आज मिस्टर मल्होत्रा से बात कर रहे थे। वो हमारी कंपनीज के मर्जर के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी प्लान कर रहे हैं और उस पार्टी की स्टार गेस्ट तुम होगी। मीरा मैसेज को पढ़ती रह गई। कंपनीज का मर्जर, ये सिर्फ दोस्ती या गिफ्ट की बात नहीं थी, ये 2 बिजनेस एम्पायर्स के जुड़ने की बात थी। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें वो एक रानी की तरह रह सकती थी। उसने फोन की स्क्रीन में अपना अक्स देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था उस चमकदार आलीशान भविष्य के लिए। अर्जुन का प्यार उस चमक के आगे अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। पूरा एक हफ्ता बीत गया। अर्जुन ने मीरा को न जाने कितने फोन किए, कितने मैसेज भेजे, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। हर घंटी जो बिना उठे बंद हो जाती, हर मैसेज जिसका कोई जवाब नहीं आता, अर्जुन के दिल पर एक नए जख्म की तरह लगता। वो कॉलेज जाता, इस उम्मीद में कि मीरा उसे दिख जाएगी, वो उससे बात कर पाएगा, लेकिन मीरा ने कॉलेज आना ही बंद कर दिया था। अर्जुन का बुरा हाल था। वो न ठीक से खा पा रहा था, न सो पा रहा था। उसका सारा ध्यान काम से भी हट चुका था। एक शाम जब वो गैराज में उदास बैठा था, रोहन वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपना फोन निकाला और अर्जुन को एक फोटो दिखाई। फोटो शहर के एक लोकल न्यूज पोर्टल की थी। उसमें विक्रम और मीरा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और नीचे हेडलाइन थी, शर्मा एंड मल्होत्रा ग्रुप अनाउंस ग्रैंड मर्जर, अ न्यू एरा इन बिजनेस बिगिंस। देख ले, रोहन ने तल्ख आवाज में कहा। यहां तेरी दुनिया उजाड़कर वहां जश्न की तैयारी हो रही है। अर्जुन का दिल डूब गया। मर्जर? मीरा ने उसे इस बारे में एक लफ्ज तक नहीं बताया था। और सुन, रोहन ने फोन पर स्वाइप किया। एक डिजिटल इनविटेशन कार्ड सामने आ गया। इस मर्जर की खुशी में आज रात द ओबेरॉय होटल में बहुत बड़ी पार्टी है। पूरा शहर आ रहा है। अर्जुन उस कार्ड को देखता रहा। उसमें विक्रम और मीरा के नाम एक साथ लिखे थे, जैसे वो दोनों इस नई शुरुआत के चेहरे हों। भाई, मेरी बात मान, वहां मत जाना। ये लोग तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ये एक जाल है। अर्जुन कुछ कहता, उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया। मीरा का नंबर था। उसका दिल जोरों से धड़का। उसने जल्दी से मैसेज खोला। लिखा था, टुनाइट 8 PM द ओबेरॉय, यू शुड कम, दिस समथिंग इंपॉर्टेंट यू नीड टू सी। मैसेज में ना कोई प्यार था, ना कोई अपनापन, बस एक अजीब सा ठंडा सा बुलावा। जैसे वो उसे नहीं,
किसी अनजान को बुला रही हो। मुझे जाना होगा रोहन, अर्जुन ने एक निश्चय के साथ कहा। पागल हो गया है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग तेरी बेइज्जती करेंगे? करने दो, अर्जुन की आवाज में एक ठहराव था। मैं बस एक आखिरी बार सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैं उससे जवाब मांगना चाहता हूं। रोहन जानता था कि अब अर्जुन को रोकना नामुमकिन है। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, पर हिम्मत मत हारना भाई। रात 8 बजे अर्जुन द ओबेरॉय होटल के आलीशान गेट के बाहर खड़ा था। उसने वही अपनी सबसे अच्छी नीली शर्ट पहनी थी जो अब उसे खुद पुरानी लगने लगी थी। अंदर से म्यूजिक की हल्की आवाज आ रही थी। एक से एक महंगी गाड़ियां आकर रुक रही थीं, जिनमें सूट बूट और डिजाइनर साड़ियों में सजे लोग उतर रहे थे। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है। गार्ड ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अर्जुन ने उसे मीरा का भेजा हुआ मैसेज दिखा दिया। गार्ड ने अंदर किसी से बात की और फिर ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाने दिया। अंदर का माहौल किसी सपने जैसा था। बड़ा सा हॉल, हीरों की तरह चमकते चैंडलियर्स, हाथों में महंगी शराब लिए हंसते मुस्कुराते लोग। अर्जुन उस भीड़ में बिल्कुल अकेला और अलग थलग लग रहा था। उसकी नजरें बस मीरा को ढूंढ रही थीं। और फिर उसने उसे देखा, स्टेज के पास अपने पेरेंट्स और विक्रम के साथ खड़ी मीरा। उसने एक चमकती हुई सिल्वर रंग की गाउन पहनी हुई थी। विक्रम के दिए हुए हीरों के ब्रेसलेट उसकी कलाई पर चमक रहे थे। वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में वो पहले वाली मासूमियत नहीं थी। जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट आई, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। अर्जुन हिम्मत करके भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। मीरा, मीरा ने उसे देखा। तुम आ गए? उसकी आवाज में अजीब सी दूरी थी। ये सब क्या है मीरा? अर्जुन की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। ये पार्टी, ये मर्जर, तुमने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? अर्जुन, प्लीज यहां तमाशा मत करो। थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, उसने नजरें चुराते हुए कहा। कॉम्प्लिकेटेड? अर्जुन के सब्र का बांध टूट रहा था। 1 हफ्ते से तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, और यहां, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, स्टेज पर लाइट्स अचानक तेज हो गईं। मिस्टर मल्होत्रा ने माइक हाथ में ले लिया था। सारा हॉल शांत हो गया। उन्होंने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, मर्जर के बारे में कुछ बातें की। अर्जुन और मीरा वहीं नीचे खड़े थे। और आज इस खास मौके पर मैं एक और, इससे भी ज्यादा पर्सनल मर्जर का ऐलान करना चाहता हूं। हॉल में खुसर-पुसर शुरू हो गई। मुझे ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी मीरा की शादी शर्मा बिजनेस के इस डायनेमिक और ब्रिलियंट एयर विक्रम शर्मा से तय हो गई है। ये सुनते ही अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ लावा डाल दिया हो। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया के कैमरेज की फ्लैश लगातार चमकने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा। विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले गया। फिर विक्रम ने अपनी जेब से एक रिंग निकाली, एक बहुत बड़ी डायमंड रिंग। उसने वो रिंग मीरा की उंगली में पहना दी। मीरा ने मना नहीं किया, उसने इनकार नहीं किया। वो चुपचाप खड़ी रही। तालियों के शोर के बीच एक पल के लिए मीरा की नजर भीड़ में खड़े अर्जुन से मिली। अर्जुन उसकी आंखों में कोई मजबूरी, कोई दुख ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। उसे वहां दिखा तो सिर्फ एक फैसला, एक चुनाव जो मीरा ने खुद किया था। विक्रम ने मीरा को अपनी तरफ खींचा और कैमरेज के सामने उसके कान में कुछ कहा। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी बनावटी मुस्कान आ गई। हॉल में तालियां और तेज हो गई, लेकिन अर्जुन को वो तालियां सुनाई नहीं दे रही थीं। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही थी। उसका प्यार, उसके सपने, उसका सब कुछ उसी भीड़ के सामने, उन चमकती लाइट्स के नीचे एक पल में टूटकर बिखर चुका था। तालियों की गड़गड़ाहट एक समुंदर के शोर जैसी थी, और अर्जुन उस समुंदर के बीच में अकेला, टूटता हुआ, डूब रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें स्टेज पर खड़ी मीरा पर टिकी थीं, जिसके हाथ में अब विक्रम की पहनाई हुई अंगूठी थी। वो अंगूठी अर्जुन के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। वो प्यार, वो वादे, वो सपने, सब कुछ एक झूठ था, एक बेहद खूबसूरत और अब बेहद भयानक झूठ। स्टेज पर खड़ा विक्रम इस पल का पूरा मजा ले रहा था। उसकी नजर भीड़ में पत्थर बने खड़े अर्जुन पर पड़ी। उसकी जीत की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास उठाया और ऐलान किया, एक टोस्ट उन सभी लोगों के नाम जो अपनी औकात में रहना नहीं जानते। उसने ग्लास उठाते हुए आंखों ही आंखों में अर्जुन की तरफ इशारा किया।
विक्रम के आसपास खड़े उसके अमीर दोस्तों ने उसका इशारा समझ लिया। उनकी नजरें भी अर्जुन पर आ टिकी। फुसफुसाने का दौर शुरू हो गया। ये यहां क्या कर रहा है? ये तो वही मैकेनिक है ना जो उस दिन लाउंज के बाहर खड़ा था। इसे अंदर किसने आने दिया? 2-3 लड़के जो विक्रम के खास दोस्त थे, शराब के नशे में धुत अर्जुन के पास आ गए। उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाले भाव थे। क्यों भाई, बड़े लोगों की पार्टी में क्या कर रहा है? यहां गाड़ियां ठीक नहीं करनी? उसके साथी जोर से हंसने लगे। सुना है मीरा पर लाइन मार रहा था। भाई, सपने देखना अच्छी बात है, पर औकात से बड़े नहीं। हीरे की अंगूठी के सामने तेरे वो ग्रीस लगे हाथ कहां टिकेंगे? हाँ, वही शब्द, वही जिल्लत। अर्जुन को लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार उसकी बेइज्जती किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े लोगों के सामने हो रही थी। उसने एक आखिरी उम्मीद से मीरा की तरफ देखा। मीरा स्टेज से सब कुछ देख रही थी कि कैसे अर्जुन को भीड़ में जलील किया जा रहा है। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं। अर्जुन की आंखों में एक सवाल था, एक इल्तिजा थी। लेकिन मीरा ने अपनी नजरें फेर लीं। उसने विक्रम की तरफ रुख किया और एक फोटो के लिए मुस्कुरा दी। ये अर्जुन के लिए आखिरी चोट थी। उसकी हिम्मत, उसका दिल, सब कुछ टूट चुका था। तभी उसके कानों में मिसेस मल्होत्रा की आवाज पड़ी, जो पास खड़ी एक औरत से कह रही थी, ओह, जस्ट अ पुअर नोबडी। पता नहीं अंदर कैसे आ गया। सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अ पुअर नोबडी, एक गरीब, अस्तित्वहीन इंसान। यही उसकी पहचान थी उन लोगों की नजर में। बस, अब और नहीं। अर्जुन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर गुस्सा और दर्द का एक ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने उन लड़कों को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी लड़ाई अब किसी और से नहीं, खुद से थी, अपने टूटे हुए विश्वास से थी। वो चुपचाप पीछे मुड़ा। उसके हर कदम में एक हार थी। जब वो भीड़ से निकलकर जा रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 100 नजरें उसकी पीठ में खंजर की तरह घूम रही हों। हॉल में गूंजता हर कह कहा उसे अपने ऊपर लग रहा था। होटल के आलीशान हॉल से लेकर बाहर एग्जिट तक का रास्ता उसे अपनी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे दर्दनाक सफर लगा। वो होटल से बाहर आ गया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो अंदर से बिल्कुल सुन्न हो चुका था। शहर की रोशनियां, गाड़ियों का शोर, सब कुछ उसे धुंधला लग रहा था। उसने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया था, अपना प्यार, अपनी इज्जत, अपनी उम्मीद। उसके दिल के टुकड़े नहीं हुए थे। वो रेजा रेजा होकर कांच की किरचों की तरह उसकी अपनी ही रूह में चुभ रहा था। वो फुटपाथ पर एक टूटे हुए इंसान की तरह खड़ा था। आने वाले कल का कोई निशान नहीं था और बीता हुआ कल एक नासूर बन चुका था। वो अपनी इस हालत में इतना खोया हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। सड़क के दूसरी तरफ एक काली, चमकती हुई गाड़ी आकर धीरे से रुकी। गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने एक महंगा सूट पहना था। उनके बाल सफेद थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी तेजी और गहराई थी। वो बुजुर्ग आदमी अर्जुन को ही देख रहे थे। उनकी नजरों में न तरस था, न हमदर्दी। उनकी नजरों में एक अजीब सा इंतजार था, एक परखने वाली नजर। जैसे वो इस टूटे हुए लड़के में किसी खोई हुई विरासत की झलक ढूंढ रहे हों।